मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है और इसके बाद चूंकि आपके साथ मेरा कनेक्शन हो सके और आपको पता चल सके कि तोमर सर प्योर बिहारी हैं, तो मैं अंगिका में अब आपसे बात करूंगा। हमरो नाम रजनीश सिंह तोमर छको। प्योर अंग प्रदेश जे छे ना, मुंगेर भागलपुर, तो मुंगेर जिला में बनहरा गांव हमरो गांव छिके। हमरो जन्म मुंगेर जिला के बनहरा गांव में होलो छ। हमें 8वां तक पढ़ाई बनहरे गांव में कर लिए और ओकरो बाद बिहार के हर क्षेत्र में हमरा जे छे रहे के अवसर प्राप्त होले। कहने तो हमरो पप्पा स्टेट एक्साइज विभाग में नौकरी करे रहथिन, तो पप्पा के बदली बगहा छले, तो हम बगहा के डीएम एकेडमी से 9वां पढ़लिए। फिर बदली हो गए समस्तीपुर, तो तिरहुत एकेडमी समस्तीपुर से 10वां पढ़लिए। फिर बदली हो गए तो अपन मुंगेर जिला में आबि गलिए। मुंगेर के आरडीएन डीजे कॉलेज से 11वां कर लिए। ओकर बाद पटना अलिए आ पटना के एन कॉलेज से फजलवा के इतिहास मालूम होते कि एन कॉलेज की छिके। आ पटना के एन कॉलेज से जे छे बीएससी फिजिक्स कर लिए। ओकरो बाद दिल्ली गेलिए आ फिर दिल्ली से पीजी करलियों। 13 साल हमें दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में आईएएस के क्लास चले लिए। लेकिन जब हम गुजरात एलिए तो यहाँ पर हमरा लगले कि सिस्टम नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माहौल। यही लेली हमें गुजरात शिफ्ट कर लिए। हमें जाने छिए ना कि हमर बिहार जे छे वहाँ इतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज्ञान छे न लोग के पास कि वहाँ तक कोई न कोई जे छे आबिए जेते बच्चा के सलाह दे ले। हमें नहीं भी रहबे तो कोई दिक्कत नहीं छे। यही लेली हमें 25 साल से गुजरात में छी हूँ। 2003 में अलो रहिए गुजरात। लेकिन ये फैजलवा जे छे हमरा एकदम अपनो मातृभूमि के प्रति लगाव दिखाई देने छे। हमर खून है तोरो खून एके छे, दोनों बिहारी छे किए। आ ये जे बिहार के लड़का के लूटी रहलो छे न बाहर से आबी के, हम आबी रहलो छियो। एकरा औकात बता देबे ऑनलाइन में या हमरा से फाइट नहीं करा पारथों। 50 टका में पढ़ाई देबे की करते हैं। बिहार में यूपीएससी बीपीएससी या तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आईएएस गुरु तोमर सर का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप जब तैयारी करते हैं तो देखिए यूपीएससी में खास करके प्रश्न जो पिक किए जाते हैं करंट अफेयर से, तो आपको देखने में लगेगा कि ये कहीं केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन वो करंट के कारण पिक हुआ है। और आज मैं बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दूंगा, बल्कि उनसे एक विनम्र निवेदन है कि अब फैजलवा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका आभा मंडल टूट गया। अब आपको बिहार में ऑनलाइन के थ्रू आईएएस गुरु तोमर सर पढ़ाने आ रहा है। अब फैजलवा को पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोग जो है जहां मिले उसको कहिए कि रोज़ आधा घंटा तोमर सर का जो है वीडियो देखो और तुम लाभान्वित हो। इसीलिए लिखे हैं फैजलवा पढ़ ले भविष्य सुधर जतो। फैजल को अभी उच्च गुणवत्ता के शिक्षा की ज़रूरत है। आज मैं आपको सिर्फ एक डेमो के रूप में समसामयिकी करंट अफेयर्स के लिए पर्यावरण, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के 10 प्रश्न व्याख्या के साथ बता रहे हैं। और सोमवार से दोस्तों लगातार आपको जो है 40 दिनों तक जो यूपीएससी 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, और अगर बीपीएससी का री एग्ज़ाम हो जाता है जो मैं भी चाह रहा हूं, तो आपको वहां पर ये करंट अफेयर्स काम आएगा। वहां मैं सीरीज के रूप में चलाऊंगा। तो चलिए आपका समय नहीं बिगाड़ते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का भारत सदस्य है।
दूसरा, जगुआर को बिग कैट की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। और तीसरा, भारत में बिग कैट्स की 5 श्रेणियां पाई जाती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? यूपीएससी का जो नया स्टाइल है, केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, 2 स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जगुआर भी बिग कैट में ही आता है। अब ये प्रश्न क्यों पूछा गया, तो पहले देखिए, मैं इस क्वेश्चन की व्याख्या के बाद आपको मैं एक पूरा रोड मैप दूंगा। 20 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना से जुड़े रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन करके भारत के अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का सदस्य देश बनने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। इतना करंट घटना है, इसलिए पूछा कि भारत बिग कैट का अलायंस। अब आइए, अब बिग कैट में कितने देश हैं अलायंस में? अब तक भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी और सोमालिया सहित 24 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के सदस्य बनने के लिए सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ही 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के भागीदार संगठन बनने की सहमति व्यक्त की। अब जरा देखिए, तो 9 अप्रैल 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य विश्व की 7 बिग कैट्स का संरक्षण करना है। पूरे विश्व में 7 जो है वो बिग कैट की श्रेणी में आते हैं। कौन? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। ठीक है, इनमें से 5 बिग कैट्स भारत में है। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता। इसका मतलब प्यूमा और जगुआर भारत में नहीं है। अब आइए दोस्तों, मैं शनिवार को एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। उसमें मैं पूरा आपको प्लानिंग दूंगा कि आप आइए और YouTube पर IAS गुरु तोमर सर के YouTube पर फ्री में पढ़िए पूरा करंट अफेयर्स। कब से कब तक के घटना को हम लेंगे, कितना दिन तक हम ये जो है चलाएंगे, पूरा प्लानिंग लेकर आएंगे। और मैं आपको यही विनती कर रहा हूं कि फैजलबाग जरूर बैठाइएगा उस करंट अफेयर्स में। मैं फिर बता रहा हूं कि मैं फैजलबाग का इसलिए विरोधी हूं कि लोग मुझे कह रहे हैं कि आपको शिक्षक होकर के बोलने का तमीज नहीं है। मैं फैजलबाग को छोड़कर किसी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि उस चोट्टा को अपने से बड़ों से बात करने का तमीज नहीं है। मेरा खून इसीलिए खौला है दोस्तों कि कहां ये 32 साल का डेढ़वितना अब 57 साल के नीरज कुमार को बैला और पाड़ा बोलता है। आप ये बताइए, उसका जो IT सेल वाला हमको लिखता है कि आप किसी एंगल से टीचर नहीं लगते हैं, तो वो चोट्टा कौन एंगल से टीचर लगता है जब वो बैला और पाड़ा बोलता है? तो इसलिए दोस्तों मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं IAS गुरु तोमर सर पर अब फैजलबाग का नहीं फोटो लगाएंगे, नहीं फैजलबाग बारे में बोलेंगे। आपको केवल और केवल गुणवत्ता दिखाएंगे कि देखिए दुनिया में और भी टीचर हैं
जो इस चोट्टा को बैठाक पढ़ावेगा भी साल भर, लेकिन उसको YouTube में आकर के इसके जैसा बदकटरी करने का मन नहीं होता है, इसलिए वो YouTube पर नहीं है और उसका इसलिए जो है सब्सक्राइबर और व्यू कम है। अगर इसके जैसा बदकटरी उतर जाए ना तो ये चोट्टा कहीं नहीं टिकेगा। मैं इसको इसलिए गाली दे रहा हूं दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं एक शिक्षक हूं और मुझे शिक्षक की गरिमा मालूम है, लेकिन मैं इसको इसलिए गाली दे रहा हूं कि इसने अपने से दुगने उम्र के व्यक्ति को, तुम अपनी बात रखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कह रहा हूं ना कि बीपीएससी का री एग्जाम होना चाहिए, तुम भी वही कह रहे हो, लेकिन तुम अपने से दुगने उम्र के आदमी को बैला और पाड़ा बोले, तुम बिहार में आके बिहारी गाली देगा रे। अब आइए दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट चीता भारत में कूनो नेशनल पार्क में चलाया जा रहा है। इस परियोजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना तो दो। अब आइए, ए है आंसर इसका, बी स्टेटमेंट गलत है। लेकिन ये क्यों पूछा जा रहा है आज? देखिए, मैं पहले बी ही दिखा देता हूं आपको कि परियोजना 2022 में शुरू की गया था, तब 22 का घटना आज 25 में क्यों दोबारा पूछा जा रहा है? क्यों ये चीज को हमने पूछा? घटना करंट में कुछ होगा, उस पर आधारित प्रश्न बनेगा। देखिए, मध्य प्रदेश के महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल की एक रिपोर्ट में कूनो नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट चीता के प्रबंधन पर चिंता व्यक्त की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के बीच समन्वय की कमी के साथ साथ व्यय से संबंधित मुद्दों को उजागर किया गया है। ये हो गया वर्तमान घटना। भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है प्रोजेक्ट चीता, जिसका उद्देश्य देश में विलुप्त हो चुके चीतों को बसाना है। यह परियोजना वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत अफ्रीका से चीते ला करके भारत में जो उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें उनको बसाना है या पुनर्निर्वसित करना है। क्या हुआ था? तो इस परियोजना के तहत 20 वयस्क अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ला करके बसाया गया और भारत का सरकार का ये उद्देश्य था कि अगर ये सफल हो जाए तो 50 और चीते ला करके और अलग अलग जगह में जो है जहां उनका पारिस्थितिकी तंत्र है वहां ला करके हम बसाएं। अब आइए क्वेश्चन 3। बस दोस्तों, मैं अपनी मातृभूमि का कर्ज चुकाने के लिए ये YouTube चैनल पर आया हूँ। मैं बिल्कुल गुजरात में सेटल हो चुका हूँ। मुझे किसी व्यक्ति का नाम लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। फैजल जैसा बच्चा बुतरू को रोज हम चराते हैं, गुजरात में रोज चराते हैं उसके जैसा बच्चा बुतरू को। और गुजरात में जो विद्यार्थी का एक बड़ा समूह है जो हमको सम्मान दिया, शिक्षक नहीं गुरु के रूप में, उस शायद ही किसी को मिला होगा अपने जीवन में। और इसलिए हम गुजरात के ऋणी हैं और हम गुजरात में ही रहकर गुजरात की सेवा करना का मन बनाए थे और इसलिए हम 25 साल से आपके सामने नहीं आए थे। लेकिन इस फैजलबा का करतूत देख करके हमको लगा कि ये जो है डेढ़ बितना, ये जो है मतलब आता जाता इसको कुछ है नहीं, 4 गो कटर बिठा करके ये होशियार बन रहा है। और ये बिहार में आकर के बिहारी अपने से दुगने उम्र के व्यक्ति को गाली दे रहा है। मेरा और नीरज कुमार जी का हो सकता है विचार नहीं मिले, वो कुछ और कहें हम कुछ और कहें, लेकिन इसका मतलब तो ये है नहीं कि हम किसी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। इस बैलबा को ये नहीं पता है कि एमएलसी खाली एमएलए के द्वारा ही नहीं बनता है, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी बनता है।
और एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने हुए जो है एमएलसी को ये बैला पाड़ा बोलता है। इसको औकात बताना जरूरी है और हमें बिहार के उस ओजस्वी और वैसे छात्रों का सहयोग मिलेगा। आज नहीं मिले, 10 दिन बाद मिले, 25 दिन बाद मिले, लेकिन आखिर ये खूनमा आप ही का है। ये खून हमारा और आपका एक के है, बिहारे के हैं। आप बिहारे में बैठ करके पढ़े हैं, आप बुरे बला स्कूल में पढ़े हैं, ये क्या बतावेगा दूसरे को? अगला क्वेश्चन में बतावेंगे कि हम भी कहाँ के हैं आपको। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सोलिमोस अमेजन की सहायक नदी है। अमेजन बेसिन में वेनेजुएला का बड़ा भूभाग क्षेत्र आता है। जल की मात्रा के अनुसार अमेजन विश्व की सबसे लंबी नदी है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? 1 2, केवल 1, 2 3, डी है 1 2 3। मैं हमेशा दोस्तों आपको यही कहूँगा, वन लाइनर फैक्ट्स के पीछे मत भागिएगा, दिमाग को दही कर देगा आपका। और एनालाइज करिए कि आखिर इतना ऐसा सवाल तोमर सर क्यों सेट किए, क्या इसमें बहुत भारी बात है? तो इसलिए सेट किए कि ये एगो नया नाम आपको लगने लगेगा, तीसरा बहुत इजी लगेगा, तो इसलिए सेट किए कि अब देखिए आंसर है 20 का, केवल एक ही सही है, बाकी सब गलत है। तो देखिए क्या है, करंट में आखिर क्या हुआ। तो हाल ही में ब्राजीलियाई भूवैज्ञानिक सेवा ने चेतावनी दी है कि अमेजन बेसिन की सभी नदियों का जल स्तर अपने ऐतिहासिक स्तर से नीचे गिरने की आशंका है। इस कारण से यह प्रश्न सेट हुआ है। उसमें एक रिपोर्ट आया कि अमेजन नदी की एक प्रमुख सहायक नदी सोलिमोस मानी जाती है, जिसका जल स्तर सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया है। कहाँ? आगे की ओर टेफे नामक जगह पर सोलिमोस नदी की एक शाखा पूरी तरह सूख गई है। करंट ऐसे बनता है, वो क्या जानेगा कि करंट कैसे बनाया जाता है? 5 गो क्वेश्चन काट लेने से होता है? खाली जो है टेस्ट 1 टेस्ट 2 कर देने से होता है? देखिए, टेफे नदी अमेजन की एक अन्य सहायक नदी है, जिसके द्वारा अमेजन में मिलने से ठीक पहले टेफे झील का निर्माण होता है। टेफे झील में सूखे के कारण 200 से अधिक मीठे पानी की डॉल्फिन की मृत्यु हो गई। इतना गंभीर खतरा है, इसलिए ये जो है बनाया गया है। अब देखिए क्वेश्चन, अमेजन बेसिन में ब्राजील और पेरू का एक बड़ा हिस्सा, कोलंबिया, इक्वाडोर और बोलीविया के कुछ हिस्से और वेनेजुएला का छोटा सा क्षेत्र शामिल है। अमेजन बेसिन की सबसे प्रमुख नदी अमेजन है, जो समुद्र तल से 5598 मीटर ऊपर पेरू के एंडीज तट से उत्पन्न होती है। अब देखिए, अमेजन नदी अफ्रीका की नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है और जल की मात्रा के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और इसकी अन्य प्रमुख नदी है जपुरा, मदिरा, निग्रो, जिंगू, ये सब। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। सब पर्यावरण का भी पेपर है, क्वेश्चन है 5 गो पर्यावरण है और 5 गो जो है आपका साइंस टेक्नोलॉजी है। अब मैं बताता हूँ, मैं बिहार के छात्रों को आज अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है और इसके बाद चूंकि आपके साथ मेरा कनेक्शन हो सके और आपको पता चल सके कि तोमर सर प्योर बिहारी हैं, तो मैं अंगिका में अब आपसे बात करूंगा। हमरो नाम रजनीश सिंह तोमर छे। प्योर अंग प्रदेश जे छे ना, मुंगेर भागलपुर, तो मुंगेर जिला में बनहरा गांव हमरो गांव छिके। हमरो जन्म मुंगेर जिला के बनहरा गांव में होलो छ। हमें 8वां तक पढ़ाई बनहरे गांव में कर लिए और बाद बिहार के हर क्षेत्र में
हमरा जे छै रहे के अवसर प्राप्त होले, कहने तो हमरो पप्पा स्टेट एक्साइज विभाग में नौकरी करे रहथिन। तो पप्पा के बदली बगहा छले, तो हम बगहा के डीएम एकेडमी से 9वां पढ़लिए। फिर बदली हो गए समस्तीपुर, तो तिरहुत एकेडमी समस्तीपुर से 10वां पढ़लिए। फिर बदली हो गए तो अपन मुंगेर जिला में आबि गलिए, मुंगेर के RDN DJ कॉलेज से 11वां 12वां कर लिए। ओकर बाद पटना एलिए, आ पटना के AN कॉलेज से, फजलवा के इतिहास मालूम होते कि AN कॉलेज की छिके, आ पटना के AN कॉलेज से जे छे BSc फिजिक्स कर लिए। ओकरो बाद दिल्ली गेलिए, आ फिर दिल्ली से PG करलियों। 13 साल हमें दिल्ली के मुखर्जी नगर आ राजेंद्र नगर में IAS के क्लास चले लिए। लेकिन जब हम गुजरात एलिए तो यहाँ पर हमरा लगले कि सिस्टम नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माहौल। यही लेली हमें गुजरात शिफ्ट कर लिए। हमें जाने छिए ना कि हमर बिहार जे छे वहाँ इतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज्ञान छे न लोग के पास, कि वहाँ तक कोई न कोई जे छे आबिए जेते बच्चा के सलाह दे ले। हमें नहीं भी रहबे तो कोई दिक्कत नहीं छे। यही लेली हमें 25 साल से गुजरात में छी हूँ। 2003 में अलो रहिए गुजरात। लेकिन ये फैजलवा जे छे हमरा एकदम अपनो मातृभूमि के प्रति लगाव दिखाई देने छे। हमर खून है तोरो खून एक्के छे, दोनों बिहारी छे किए। आ ये जे बिहार के लड़का के लूटी रहलो छे न बाहर से आबी के, हम आबी रहलो छियो, एकरा औकात बता देबे ऑनलाइन में, या हमरा से फाइट नहीं करा पारथों, 50 टका में पढ़ाई देबे, की करते हैं। तो चलो आगू बढ़े छियो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वर्तमान में भारत प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्रदूषक है। कथन 2, भारत सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2020 लागू किया है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। सी आंसर, यानी कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। देखो ये कहने पूछ लो गेले। तो हाल ही में नेचर जनरल में प्रकाशित एक नए अध्ययन में पाया गया है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक है। भारत द्वारा प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है, जो कुल वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा के बराबर है। भारत सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 लागू किया है, जो 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन। अब न हर क्वेश्चन में हम बात हम अंगीकेम करबो, जरा की तोरा लगे कि नहीं IAS गुरु तोमर सर अपने बीच के छके, बिहारे के जे छे ने मट्टी में जन्म लेने छे, आ बिहार के झंडा जे छे लेकरी के जे छे दिल्ली अले, वहाँ पढ़ी के ई तरह से जे छे गुजरात में आबी करी के अपनो एक वजूद स्थापित करने छे। तो चलो आगू देखिए। 5वां, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लॉन्च किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सही है? हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी ना तो 1 और ना तो 2। उत्तर ए, नाइजीरिया प्रतिवर्ष 35 मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन करता है। इसके पश्चात इंडोनेशिया का स्थान है, जो 3.4 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष प्लास्टिक का उत्पादन करता है। चीन इसमें चौथे स्थान पर है,
जो 2.8 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष प्लास्टिक का उत्पादन करता है। 5 सितंबर 2024 को जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC ने वैश्विक स्तर के लिए UNEA6 संकल्प के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच लॉन्च किया। इस मंच को इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में पारित एक प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में विकसित किया गया है। जैसे फैजल खान के द्वारा अपने से दुगने उम्र वाले नीरज कुमार जी को गाली देने के प्रत्युत्तर में तोमर सर जो है आपके लिए एक नया वीडियो चैनल लेकर के, एक नया यूट्यूब चैनल लेकर के आ रहे हैं। ये चैनल हम इसीलिए रखे थे कि इस पर लगाओ स्ट्राइक। शनिवार को आपको टोटल बताएंगे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या होगा, और वहाँ केवल पढ़ाई की गप होगी, और IAS गुरु तोमर सर पर जिसने बकैती किया उसकी तुड़ाई होगी। अब आइए, यह प्रस्ताव विभिन्न देशों से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने का आह्वान करता है। देखिए, जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन की स्थापना 2012 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई। 182 से अधिक सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी में इसका गठन किया गया। इसकी स्थापना का उद्देश्य उन प्रदूषकों को कम करना जो जलवायु परिवर्तन में तेजी ला रहे हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब छठा क्वेश्चन देखो, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ई कहने पूछलो गेले बनेने छियो हमें, उ जरा करंट के साथ देखो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन टील कार्बन कहलाता है। अभी क्या है समझिए, इसमें सूक्ष्मजीवी बायोमास कार्बन शामिल नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं A केवल 1, B केवल 2, C केवल 1 और 2, D ना तो 1 और ना तो 2। उत्तर A व्याख्या A है आंसर, यानी केवल 1 है सही। इसका मतलब कि टील कार्बन वाला प्रश्न क्यों सेट किया गया, जरा इसको देखिए। तो व्याख्या देखिए क्यों किया गया। हाल ही में राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन के संबंध में अध्ययन किया गया। हो गया करंट। अब टील कार्बन तो देखिए क्या है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की आर्द्र भूमि में मीथेन का उच्चतर स्तर पाया। शोधकर्ताओं को एक विशेष प्रकार का बायोचार के उपयोग की सिफारिश की है ताकि इसके माध्यम से इन उत्सर्जनों को कम किया जाए। कहे अगर मीथेन गैस एमिशन हो रहा है तो फिर वही हम ग्रीन हाउस वाली स्थिति में जा रहे हैं। इस विशिष्ट बायोचार को विकसित करने के लिए परिष्कृत उपकरणों की आवश्यकता पर बल दिया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। यह उद्यान पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था और इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। अब देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1971 में रामसर स्थल घोषित किया गया और 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता। व्याख्या से प्रश्न आ सकता है। अब आइए, टील कार्बन किसको कहते हैं? तो टील कार्बन से तात्पर्य गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन से है। गैर ज्वारीय मीठे पानी में जो कार्बन संग्रहित होता है उसको हम कहते हैं टील कार्बन। तो इसमें होता क्या है? तो वनस्पति, सूक्ष्मजीवी, बायोमास और घुले हुए कार्बनिक पदार्थ इसमें शामिल होते हैं। अब आइए, अब देखो जरा 7वां क्वेश्चन में की पूछे छी।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परम रुद्र एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की गणना करने की क्षमता फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में मापी जाती है और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी। काहे ही प्रश्न बनले करेंट, जरा एकरा देखो। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। व्याख्या। अब देखिए क्यों ये प्रश्न आया। तो 26 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया। इसलिए परम रुद्र वाला सवाल जो है यहां पर आ गया। अब आइए आगे। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्वदेशी रूप की सुविधा के लिए पुणे, दिल्ली और कोलकाता में इसको स्थापित किया गया। सुपर कंप्यूटर की गणना करने की क्षमता फ्लॉप्स होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना बार फ्लोट कर जा रहा है इसे समझना। वो आकर के हर डिब्बा पे पूछ रहा है प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, ऐसे कितना बार फ्लोट करता है। आधुनिक सुपर कंप्यूटर पेटा फ्लॉप्स का होता है या उससे भी ज्यादा गति। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत में सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता प्राप्त करना है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन की करेज। विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का अनावरण निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? एक आध गो आसानो सवाल अते। ए माइक्रो लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय, बी संचार मंत्रालय, सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। काहे ही प्रश्न अले, जरा ये तो देखो, एकदम बिहारी भाषा में पढ़ना चाहिए। काहे, क्यों नहीं, काहे। तो 4 सितंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का अनावरण किया। यह कारण पूछली हूं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक विकेंद्रीकृत और सुरक्षित डिजिटल प्रणाली है जो डेटा या लेन देन रिकॉर्ड और सुरक्षित रखने के लिए एक सार्वजनिक वितरित लेजर का उपयोग करता है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन। मिशन बेपी कोलंबो निम्न में से किन देशों या महादेशों का संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है? यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जापान, जापान फ्रांस। देखो आंसर छो बी, यूरोप और जापान। कहने पूछल के प्रश्न, काहे पूछा? तो देखिए 5 सितंबर 2024 को यूरोप और जापान के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन बेपी कोलंबो ने बुध ग्रह के चौथे फ्लाईबाई को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस अंतरिक्ष यान द्वारा बुध ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की स्पष्ट छवि भेजी गई। इतना बड़ा घटना हुआ है, इसलिए पूछा जा रहा है कि किसका है। तो देखिए अब जरा आगे। बेपी कोलंबो अंतरिक्ष यान में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बुध ग्रहीय ऑर्बिटर यानी यूरोप और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बुध मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर पेलोड लगे हुए हैं, इसलिए इन दोनों वाला ही आंसर सही होगा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन अब आए देखे छिए।
10 निम्न पर ध्यान दीजिए, INS मालपे, दूसरा INS मुल्की। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो, तो दोनों सही है। देखिए जरा कैसे, काहे पूछा इसको। तो 9 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने कोच्चि में स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में INS मालपे और INS मुल्की नामक 2 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का जलावतरण किया है। ये जहाज 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिससे संबंधित अनुबंध पर अप्रैल 2019 में भारतीय रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षर किए गए थे। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट समुद्र तटीय क्षेत्र में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन, लो इंटेंसिटी मरीन ऑपरेशन और माइंस बिछाने में सक्षम है। हल्के वजन वाले टॉर्पीडो, पनडुब्बी रोधी युद्ध रॉकेट हथियार प्रणाली और रिमोट नियंत्रित बंदूकों से लैस ये जहाज 1800 समुद्री मील तक यात्रा कर सकते हैं और 25 नॉट की अधिकतम गति प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए, पनडुब्बी रोधी युद्ध सैलो वाटर क्राफ्ट भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक विशेष युद्धपोत है, जो उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने, कम पानी में ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज आप इसको देखें, और अंत में मैं फिर आपको कह के जा रहा हूं कि शनिवार को मैं एक घोषणा करूंगा एक अपने नए YouTube चैनल का, और वहां केवल पढ़ाई की बात होगी और IS गुरु तोमर सर पे फैजलबा की खाली धुलाई होगी, जब तक वो माफ़ी नहीं मांग ले कि हम अपना जो है दुगना उम्र वाला आदमी को क्यों गाली दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।